गुड इवनिंग। मैं रतन सर काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज पढ़ने वाले हैं सीडीपी का बारे में। सीडीपी जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, उसके जो एक मनोवैज्ञानिक है लॉरेंस कोहेलबर्ग के बारे में जानेंगे। उसका क्या सिद्धांत था, उन्हें क्या बताया बच्चों के बारे में। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग जो है वो क्या थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये आपको याद रखना है कि वो जितने भी मनोवैज्ञानिक है वो किस देश से बिलोंग करते थे, किस कंट्री से बिलोंग करते थे, क्योंकि वो जिस कंट्री से बिलोंग करते थे वहीं के बच्चों पे, वहीं के लोगों पे वे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उसी के अनुसार वो सारे चीज़ लिखे होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पियाजे के बारे में भी आपने देखा हो कहाँ से था। अब देखते हैं कि ये है अमेरिका से। तो कोहेलबर्ग अमेरिका से बिलोंग करते हैं और इन्होंने क्या दिया था, जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, तो नैतिकता का सिद्धांत दिया था। इसके बारे में देखेंगे। तो ये है आपका लॉरेंस कोहेलबर्ग। इनका जो समयकाल था 1927 से 1987 तक का था। तो 1927 में इनका जन्म हुआ और इनका कार्यकाल था 1987 तक। इसके बाद देखते हैं कि जो नैतिकता का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिकता का सिद्धांत, या कई सारे नाम से इसको जाना जाता है। कई सारे नाम हम आगे भी देखेंगे, सभी नाम को आप पढ़िएगा, लेकिन इंग्लिश नाम जो है मॉरल डेवलपमेंट, ये आपको याद रखना है। तो पहले देखना है कि नैतिकता है क्या, मोरालिटी है क्या, यानी जो बच्चे हैं उसमें मोरालिटी कब आता है और एक चीज़ क्या है। तो नैतिकता किसे कहते हैं, मोरालिटी। तो यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश में ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तब उसे यह पता नहीं होता है कि ये सही क्या है, गलत क्या, उसे तो कुछ भी पता नहीं होता है। धीरे धीरे वो समाज में रह कर सीखता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो समाज से ही सीखता है क्या सही है समाज के अनुसार और क्या गलत है। जो चीज़ वो अपने व्यवहार में लाता है उसी को हम लोग कहते हैं नैतिकता, यानी मोरालिटी। तो मीनिंग ऑफ मोरालिटी यानी नैतिकता का अर्थ पहले समझते हैं। तो नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। जैसे हमने आपको बताया कि जन्मजात नहीं होता है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो सिर्फ रोना जानता है, चिल्लाना जानता है। धीरे धीरे वो बढ़ता है, धीरे धीरे फिर भी उसको कुछ नहीं पता है। वो देखता है, सीखता है क्या गलत है। गर्म को छूने से मान लीजिए उसको चोट पहुँचेगा, या ठंडा लग रहा है तो कंबल ओढ़ेगा। इस तरह से धीरे धीरे वो परिवेश में रह करके ये अनुभव करता है। यानी जन्म से उसको नहीं पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। यानी जो आपका क्वेश्चन रहेगा, यदि ये क्या नैतिकता गुण जन्मजात है, तो वो होगा नहीं, जन्मजात नहीं होता है, ये अर्जित है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। जिस समाज में वो रहता है उसी के अनुसार उसमें क्या होगा, व्यवहार उत्पन्न होगा, उसमें मॉरलिटी उत्पन्न होगा। हर समाज का अपना अपना क्या होता है, नैतिक विचार होता है। अलग अलग कल्चर में अलग अलग व्यवहार लोग करते हैं। सर्वप्रथम बालक का जो अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। तो बालक जहाँ पे रहता है, जिस परिवेश में रहता है उसी के अनुसार सीखेगा। तो पहले अपने घर में सीखेगा, घर में जिस तरह के लोग व्यवहार करते हैं, जिस भाषा का उपयोग करते हैं, जिस तरह से आचरण करते हैं, वही आचरण बच्चा भी सीखेगा, वही व्यवहार उसमें भी आएगा, वही उसको प्रदर्शित करेगा। उसके बाद आस पड़ोस उसका जो माहौल है, जिस परिवेश में वो पला बढ़ा है, उसके आचरण करता है। उसके बाद जिस स्कूल में जाता है वहाँ पर किस तरह से उसको नैतिक व्यवहार सिखाया जाता है, यही बच्चों पर उसका असर पड़ता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना अनैतिक होता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानता है जब बालक जन्म लेता है, बल्कि वह अच्छा व बुरा आचरण समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास का जो प्रक्रिया में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी विकास के प्रक्रिया में वातावरण की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो नैतिकता का अर्थ क्या है। नैतिकता का जो अर्थ है यानी जो विचार है, जो समाज में उसको व्यवहार करना है, किस तरह से देखेगा, हर चीज़ को परखेगा उसका, और फिर देखेगा क्या सही है क्या गलत है। ये समाज, परिवेश, परिवार, हर जगह वो सीखता रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं नैतिकता, मोरालिटी। अब इसका जो हम पढ़ेंगे तो इसमें जो लॉरेंस कोहेलबर्ग का जो है नैतिकता का, तो इसके जानने के लिए, इसके आगे समझने के लिए हम दो वर्ड है। एक है मोरल डिलेमा, इस वर्ड को समझना है कि इसका यूज होता है इसको, और एक है मोरल रीजनिंग।
इन दोनों चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एक कहानी के माध्यम से पहले आप समझिए कि मोरल डिलेमा है क्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा में जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक लेडी है नाव में है, जो बोट है वहाँ पे है, उसके में इसका क्या है, एक हस्बैंड है और एक उसके पापा हैं। ये उसके हस्बैंड है, ये लेडी है और ये उसके फादर हैं। अब क्या है, ऐसा सिचुएशन आ गया कि ये पानी में है नाव, तालाब में हो, झील में हो, कहीं भी हो, पानी में है और ये नाव मतलब इतना इसमें लोड आ गया कि ये डूबने ही वाला है। यानी इसमें लोड कम करना है, यानी किसी एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, नाव से निकलना पड़ेगा। अब यहाँ पे समस्या यह है कि इन तीनों में से किसी को तैरना नहीं आता है, तीनों ही क्या है, तैरना नहीं जानते। यानी जो व्यक्ति यहाँ से नीचे कूदेगा उसको तैरना नहीं आता है, बहुत पानी के अंदर है, गहराई है, यानी उसकी मृत्यु निश्चित है। अब ये लेडी को जो है, लेडी अब क्या करेगी, ये खुद कूद जाएगी तो इसकी जान चली जाएगी, लेकिन दोनों के जान बच जाएगा, इसके फादर है और इसका जो हस्बैंड है। लेडी के ऊपर है कि क्या करना चाहिए, तो इसी को कहते हैं जो मोरल डिलेमा, यानी नैतिक दुविधा। यानी उस दुविधा में पड़ी है कि क्या करेंगे, क्या वो पापा को फेंक देगी, यानी तो पापा इसके मर जाएंगे क्योंकि वो भी तैरना नहीं जानते हैं, पति बच जाएगा, या ये कर सकती है, कई सिचुएशन है, या पति को यहाँ से क्या करेगी, नदी में डाल देगी या पानी में, तो उसके पापा बच जाएंगे। ये दुविधा में क्या करना चाहिए, यानी ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उसके सामने, उसी को कहते हैं मोरल डिलेमा। लेकिन इस सिचुएशन के ऊपर वो सोच रही है, अब थिंकिंग कर रही है, क्योंकि उसी के ऊपर है कि क्या करना है। तो ये सोचने की जो प्रक्रिया है कि क्या सही है क्या गलत है, किसे पानी में डालना चाहिए, ये खुद पानी में चली जाए तो उसकी जान जाएगी, दोनों बच जाएंगे, पापा को डालना सही है कि नहीं है, या हस्बैंड को डालना सही है कि नहीं है, या यदि वो नहीं कूदती है या किसी एक को नहीं डालती है तो नाव डूब जाएगा, तो तीनों मर जाएंगे। तो इसमें से क्या करना चाहिए, इसके पास 4 ऑप्शन था, या खुद चले जाए, या क्या करें, हस्बैंड को नीचे फेंक दे, या पापा को नीचे फेंक दे, या कुछ ना करे बैठी रहे। तो चौथा ऑप्शन था कि तीनों मर जाएंगे। तो वो इसी चीज़ के ऊपर थिंकिंग करिए, क्या लॉस है, क्या लाभ है, क्या करना चाहिए। अब उसके पास समय ज़्यादा नहीं है, ये थिंकिंग कर रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोरल रीजनिंग। इसी को कहते हैं मोरल रीजनिंग, यानी थिंकिंग, यानी क्या सही है और क्या गलत है। तो जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उसको कहते हैं डिलेमा, यानी मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा, और उसके ऊपर जो चिंतन वो कर रही है उसी को कहते हैं हम लोग मोरल रीजनिंग। तो हमने देखा इस तरह से कई सारे समस्या आप लोगों के सामने उत्पन्न होता है, या बहुत सारा हम जब समाज में तो वहाँ पे नैतिक दुविधा आता था। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, टेट का एग्ज़ाम देंगे, इसी दिन आपका मान लीजिए किसी कोर्स का एग्ज़ाम पड़ जाए, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका एग्ज़ाम पड़ जाए, इधर एक नौकरी का भी एग्ज़ाम है, उधर आपका डिग्री का भी एग्ज़ाम है, तो आप पढ़ जाएंगे मोरल डिलेमा में कि ये नैतिक दुविधा, क्या करें, किसको छोड़ना। क्योंकि आपने क्या किया है, जो मान लीजिए आपका जो डिग्री कोर्स है उसके लिए जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपने बहुत मेहनत किया, 2 साल से 1 साल से, या बहुत मेहनत किया, और इसके बाद भी तो टेट भी रोज़ नहीं आता है, ये भी है, नौकरी का सवाल है। तो क्या करें, किसको छोड़ें, किसको पकड़ें, ये है आपके सामने मोरल डिलेमा। अब इसके ऊपर सोच के आपने जो निर्णय लिया तो वो हो जाएगा आपका क्या, मोरल रीजनिंग। कई सारे इस तरह समस्याएं आ सकती हैं जीवन में। मान लीजिए कोई एक लड़का है, उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया, अब उसी दिन उसका मान लीजिए टेट का एग्ज़ाम है, वो क्या करेगा, क्या वो पेरेंट्स को हॉस्पिटल ले जाएगा या वो एग्ज़ाम देने जाएगा। यदि एग्ज़ाम छोड़ देता है, पेरेंट्स को बचा लेता है, तो एग्ज़ाम उसका इस वर्ष का चला जाएगा। और यदि वो क्या करता है, एग्ज़ाम देने जाता है, तो उसके पेरेंट्स की जान जा सकती है। तो इस तरह से क्या होता है, सिचुएशन जो क्रिएट होता है, तो उसे क्या करना है, तो इस तरह को कहते हैं हम लोग मोरल डिलेमा। और इसके ऊपर जो थिंकिंग करके वो जो सही डिसीजन लेगा उसको क्या कहेंगे, जो क्या सही है गलत है उसको कहते हैं मोरल रीजनिंग। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि मोरल डिलेमा क्या है और मोरल रीजनिंग क्या है, यानी नैतिक दुविधा क्या है, और नैतिक तर्कना इसको कहते हैं हिंदी में, मोरल रीजनिंग को नैतिक तर्कना कहते हैं। तो जो कोहलबर्ग है उसका जितना भी क्वेश्चंस आएगा इसी चीज़ पे आपका डिपेंड होकर के आता है, इसी को समझना है कि क्या करना है। तो नैतिक दुविधा किसे कहते हैं, सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। और नैतिक तर्कना क्या है, तर्कन क्या है, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कन कहते हैं। सही गलत में से किसी एक को चुनना, यानी वो डिसीजन ले लेता है, यहाँ पे चुन लेता है, यानी थिंकिंग करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोरल रीजनिंग और नैतिक तर्कन कहते हैं। इसके बाद जो है आपके लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या किया, इसी चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक कहानी के रूप में उन्होंने बताया
चूँकि लॉरेंस कोहलबर्ग क्या थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, नहीं उधर से ही यूरोप का एक कहानी है। इसमें हिंज की कहानी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, इससे क्वेश्चन भी रहता है। हिंज की कहानी देख करके उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे बच्चों को बताया, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद लास्ट में इसने क्या किया, हिंज की कहानी बताया कि हिंज क्या था। हिंज एक व्यक्ति का नाम है, यूरोप में ही रहता था। तो हिंज के सामने क्या सिचुएशन था, क्या चीज़ था, उसकी पत्नी जो थी बहुत बीमार थी, बहुत बीमार, यानी उसको मरने ही वाली थी, दवाई ना दे तो मर जाए, ऐसा सिचुएशन था। तो हिंज क्या करता है, उतना पैसा वाला आदमी नहीं था, वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जा कर के क्या करता है, अपने पत्नी के बारे में बताता है, कोई इस तरह का बीमार है, उसको इलाज करवाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है एक मेडिसिन के बारे में, जो मेडिसिन क्या होता है एक ही केमिस्ट के दुकान पे मिलेगा। उन्होंने बताया कि ये मेडिसिन कहाँ मिलेगा, इस केमिस्ट के दुकान पे मिलेगा। अब समस्या यह है कि वो केमिस्ट जो है ना, वो केमिस्ट क्या करता है, उस दवाई का आविष्कार वो खुद करता है, उस दवाई का आविष्कार वो केमिस्ट खुद करता है, उसका दाम भी वह तय करता है। मार्केट में और कोई है नहीं, उसने बहुत खर्च किया हो सकता है इसके ऊपर, उसने बहुत ज़्यादा दाम इसका तय कर लिया, और इतना ज़्यादा दाम तय कर दिया कि ये जो हिंज है उसको पे नहीं कर सकता, या कहीं से व्यवस्था नहीं कर सकता, वो कुछ बेच उसका भी उसकी व्यवस्था नहीं कर सकता। अब उसके सामने क्या सिचुएशन है कि एक तरफ तो उसकी पत्नी है जिसका जान बचाना ज़रूरी है, दूसरी तरफ क्या है कि वो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ से ख़रीद नहीं सकता। तो हिंज क्या करेगा, दूसरा तरीका अपनाएगा। हिंज क्या करेगा, जो फार्मेसी है वहाँ से रात को या किसी समय मौका मिलते हैं चोरी कर लेगा, दवाई चोरी करके अपनी बीवी को जान बचा लेगा। तो उसके सामने भी यही मोरल डिलेमा उपस्थित होता है कि क्या करना चाहिए। यदि वह चोरी करता है, ये भी गलत है, क्योंकि समाज में रहते हैं, चोरी करेगा तो उसको पुलिस पकड़ लेगा, दंडित करेगा, बहुत साल की सज़ा हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या है, यदि वो चोरी नहीं करता है तो उसकी पत्नी की जान चली जाएगी, क्योंकि ये दवाई दूसरे केमिस्ट की दुकान पर है ही नहीं। तो उसके सामने क्या है, यही मोरल डिलेमा उत्पन्न हुआ, और उसने क्या किया, अंत में क्या करता है, जो वो चोरी करता है और ले जाता है और अब पत्नी की जान बचाता है। ये था हिंज की कहानी। तो हिंज की कहानी से ये दिखाया गया कि कैसे मोरल डिलेमा आया, यानी नैतिक जो है दुविधा कैसे आया उसके सामने, और उसने इसका समाधान कैसे किया, सही किया गलत किया। तो ये दोनों ही चीज़ गलत है। यदि आपके ऊपर छोड़ दिया जाए तो कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि हिंज ने जो किया वो गलत किया, कुछ कहेंगे नहीं हिंज ने सही काम किया। तो यही तो दुविधा है कि किसी को ये सही लगता है, किसी को ये गलत लगता है। यदि समाज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो केमिस्ट गलत नहीं था, उसने दवाई का आविष्कार किया, उसका खर्चा हुआ होगा, एक्सपेरिमेंट किया, उसके ऊपर खर्चा होगा, तो वो जो ले रहा है दाम वो सही ले रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि आप चोरी कर रहे हैं उसका, ये गलत काम है। इससे चोरी कर रहे हैं तो किसी के मेहनत पे पानी फेर रहे हैं, या हो सकता है आपको सज़ा हो, कानून चोरी करने से मना कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम ये देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, चोरी करके अपनी पत्नी को जान बचाया, अतः वो इस नियम को तोड़ रहा है। यदि किसी के जान बचाने के लिए कोई कानून तोड़ना पड़े तो भी सही है। तो दोनों ही क्या है, सही है। तो सभी के लिए इसका आंसर अलग होता है। ये सिचुएशन, तो यही क्या है, नैतिक दुविधा है, और उसका जो आपने सही किया या गलत किया, जो सोच करके जो डिसीजन लिया, वही क्या है, मोरल रीजनिंग। तो ये एक कहानी था जिसे लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। अब हम लोग देखेंगे जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या स्टेजेस बताए हैं, मॉरल डेवलपमेंट के थ्योरी जो है उनका कितने स्टेज हैं। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, इसको अच्छी तरह से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चंस रहता है। इसको आप समझ गए तो आप कोई भी जो लॉरेंस जो कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग का कोई भी क्वेश्चन है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यदि ये आपके दिमाग में बैठा रहेगा। तो इसमें कई बार पूछा जाता है कि ये जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है इसके कितने लेवल हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1, 2, 3 लेवल है इसका। जो एक है प्री कन्वेंशनल स्टेज, या प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, या प्री एडोल्सेंस। हमने कई सारे नाम लिखे हैं। इस जो आपका जो क्वेश्चन आता है उसमें किसी का भी इस्तेमाल हो सकता है, इंग्लिश नाम खासकर आप याद रखें। तो एक है प्री कन्वेंशनल, जिसमें प्री लगा है, पहला स्टेज हो गया, या प्राक रूढ़िगत या नैतिकता का स्तर है। एक है प्री एडोल्सेंस, ये होता है 4 से 10 वर्ष के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। तो पहला स्टेज ये हो गया। दूसरा है कन्वेंशनल स्टेज, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, या एडोल्सेंस कहते हैं इसको, इसमें 10 से 13 वर्ष के बच्चे को शामिल किया गया है। और तीसरा स्टेज जो है, तीसरा यानी लेवल जो है, इसमें कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, यानी पोस्ट एडोल्सेंस, यानी 13 वर्ष के ऊपर जितने भी हो,
13 वर्ष के ऊपर के जो बच्चे हैं उसको रखा गया है इस तीसरा लेवल में, यानी 3 लेवल है तो 3 लेवल हो गया, या स्टेज कहेंगे तो 3 स्टेज में इस मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को रखा गया है। अब तीनों जो लेवल है इसके क्या क्या है स्टेज हैं, इनके दो दो क्या है सब स्टेज हैं। तो पहला का भी 2 है, दूसरा का भी और तीसरा का भी 2 है। तो पहला में क्या एक पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता है। इंस्ट्रूमेंटल, ये आपको याद रखना है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव इंडिविजुअल्स यानी साधनात्मक सापेक्षता उन्मुक्ता। और जो आपका कन्वेंशनल है उसका भी 2 सब स्टेज है, क्या है गुड बॉय एंड गुड गर्ल, अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुक्ता, अच्छा लड़का। उसके बाद है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता। उसके बाद जो आपका तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता। और चौथा जो क्या है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशंस यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता। इसमें से आप देख सकते हैं कि सभी का तो कितना हो गया टोटल 3 और 2 करके, तो 3 2 जा 6 इसका सब स्टेज हैं। या आप इस तरह से रख सकते हैं, इसको यदि कहीं कहीं पर 1 कहा जाता है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये 5 और ये हो गया आपका 6। तो स्टेज सब स्टेज, या आपसे पूछा जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने अवस्थाएं दिया मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी का, यदि आपका ऑप्शन में मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तब 3 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा 6 आपका उत्तर होगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेज में क्या है 3 है ही नहीं। यदि 3 है तो स्टेज 3 होगा। इसी में थोड़ा सा ये है चरण कह सकते हैं, इसको स्टेज कह सकते हैं। ये स्टेज है तो ये सब स्टेज हो गया, चरण है तो ये उपचरण हो गया इसी का। इस तरह से लेवल है, तो आपको ये अच्छा से याद रखना है और इसके बारे में ये नाम आपको अच्छा से याद रखना है। और अब हम देखेंगे कि किस स्टेज में या सब स्टेज में जो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, बच्चे क्या क्या करते हैं। तो पहला जो था प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसमें 4 से 10 वर्ष के बच्चे को रखा गया। इसको क्या कहते हैं, पूर्व परंपरागत अवस्था भी कहते हैं। तो कई सारे नाम हैं, तो आप इसको याद रखिए, या प्री एडोलसेंस स्टेज भी कहते हैं इसको। तो इस अवस्था में यानी 4 से 10 साल के बच्चे क्या करते हैं, 4 से 10 साल के बच्चे के दिमाग में रखिए अपने आए और सोचिए कि क्या कर सकता है। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता, यानी इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। यानी 4 वर्ष का बच्चा है, उसको सही गलत क्या है कुछ पता नहीं, वो क्या करेगा नहीं करेगा। जैसे आप बड़े हैं, यानी 14, 15, 20 साल का बच्चा है, लड़का है, तो क्या करेगा, पता है उसको पापा क्या है, मम्मी क्या है, पापा से कैसे बात करना है, मम्मी से कैसे बात करना है, दादा से कैसे बात करना है, उसको पता है समाज में कैसे चलना है, कैसे कपड़ा पहनना है। 4 साल के बच्चे को क्या ये सब पता है, कुछ पता नहीं है। तो इस स्टेज में उसको कुछ भी पता नहीं होता है। वो क्या करता है, जो कभी दादा को ही मार देता है, उसको पता नहीं है कि दादाजी इसको हाथ नहीं उठाना, कभी मम्मी पापा को ही मार देता है, कुछ भी कर देता है, कोई सामान दीजिए फेंक देगा। तो इसमें क्या होता है, यही कहा गया है कि इस बच्चे में सही क्या गलत क्या है ये पता नहीं होता है। 4 साल के बच्चे में ये पता नहीं होता है, वो धीरे धीरे सीखता है। तो ये क्या है, दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। नैतिक तर्कना जो होती है, तो क्या कर दूसरे लोग जैसे जैसे बोलेंगे, जैसे जैसे उसको करने के लिए कहेंगे, वो ऐसा ही करेगा, खुद से उसका कोई ऐसा नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया कि इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज को, एक है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, जिसको हम लोग कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इन दंड एवं आज्ञा पालन, इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंद ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, यानी उसके अनुसार क्या है उसने गलत किया था, यानी बच्चों के अनुसार। इस स्टेज के बच्चे यही सोचेंगे। तो सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होता है, यानी बच्चे को कोई भी चीज़ है करने को कहिए तो उसको क्या होगा, वो यही सोचेगा कि ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। हाँ, तो ये क्या करेगा, उस चीज़ से बचेगा। मान लीजिए खिलौना दिया तो बच्चे यदि तोड़ रहा है बार बार, उसको यदि इसके पहले उसको समझाया गया, डांटा गया होगा, तो बच्चे क्या करेगा, इस बार उस तोड़ने से बचेगा, क्योंकि उसे पता है कि इस बार हम तोड़ देंगे तो क्या करेगा, हमको डांट पड़ेगी, यानी सज़ा मिलेगी। इस तरह से बच्चे को इस स्टेज में 4 से 14 साल के बच्चे हैं, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता इसलिए इसको कहा गया है। दूसरा क्या है, साधनात्मक सापेक्षा तथा उन्मुक्ता, यानी अहंकार की अवस्था, इसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स इंडिविजुअलिज्म।
इस अवस्था में जैसे को तैसा, इसको टीट फॉर टैट भी कहते हैं, टीट फॉर टैट भी कहते हैं, कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा अगर कोई उसके साथ करेगा वैसे ही खुद भी करेगा यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो। यानी टीट फॉर टैट मतलब क्या, छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि आप छोटा बच्चा है 4-5 साल 6 साल का 4 साल का, तो उसको आप ऐसे छुए तो वो भी क्या करेगा, आपको टच करेगा। आप उसको थोड़ा सा हल्का सा मारिए वो भी आपको मारेगा। इस तरह से वो करता है। जिस तरह से क्लास में भी आपने देखा होगा कि 4-5 साल का बालक है जब क्लास में गया, या 6 साल का बालक है, यदि उसके सहपाठी जो उसके क्लासमेट्स हैं यदि किसी के क्या करता है, उसके कॉपी या बुक में कोई लिख दिया तो वो बच्चा भी क्या करेगा, उसके कॉपी या बुक में लिखेगा, यानी दाग दे देगा। यदि उसका बैग कोई गिरा दिया तो वो भी सोचेगा उसका बैग क्या करें, गिरा दे, और गिरा भी देगा, तब जाके क्या होगा, हाँ उसका बदला पूरा हुआ। इस तरह से टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा करता है। यदि किसी का पेंसिल वो एक बच्चा तोड़ दिया तो बच्चा भी क्या करेगा, उसका सोचेगा हम उसका पेंसिल तोड़ दें, कोई नुकसान कर दें। तो इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। तो टीट फॉर टैट भी याद रखिएगा। तो बोला गया है कि खुद भी करेगा यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है, यानी भूख लगने पर चुरा कर खा भी लेगा। यानी बच्चा क्या करेगा, उसे सही गलत पता नहीं है कि चुराना गलत बात है, यानी भूख लगा है, बस उसकी आवश्यकता है, वो क्या करेगा, यदि मना भी किया गया तो चुरा के खा लेगा। लेकिन उसको ये डर है कि चुराया क्यों जा रहा है, यानी पकड़े जाने पर दंडित करेगा, ये भी उसके पास डर है, लेकिन फिर भी उसको भूख को मिटाना है तो चोरी कर ही लेगा। तो इस तरह से दूसरा जो अवस्था है वह है कन्वेंशनल स्टेज, यानी रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसे परंपरागत अवस्था भी कहते हैं। इसमें लेते हैं 10 से 13 वर्ष के बालक को लिया जाता है, 10 से 13 वर्ष की अवस्था के बालक को। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अनुसार सही या गलत का निर्णय करता है। इसके भी 2 भाग होते हैं, 2 भागों में इसको बांटा गया है। एक है गुड बॉय एंड गुड गर्ल, यानी अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता, यानी इस स्टेज में आकर के इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, यानी प्रशंसा की अवस्था। कई सारा नाम है, ये आप सब याद रखिएगा। कभी कभी रहता है स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन के ऊपर सवाल रहता है, या गुड बॉय एंड गुड गर्ल के ऊपर सवाल रहता है, तो आप समझ जाएंगे क्या है। दूसरा जो स्टेज था उसका पहली ये अवस्था है, यानी ये कितना नंबर हो जाएगा, 2, 1, 3 नंबर आ जाएगा। तो गुड बॉय एंड गुड गर्ल, इस अवस्था में बच्चे जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा प्रशंसा करने के लिए करता है, यानी बच्चा चाहता है कि दूसरे लोग उसको एप्रिसिएट करे, प्रशंसा करे। तो और बच्चा वो काम और बार बार करेगा। बच्चा कोई एक काम कर रहा है, यदि आप उसका एप्रिसिएशन दे रहे हैं, यदि प्रशंसा कर रहे हैं, स्कूल में हो, घर में हो, बाहर हो, खेल के मैदान कहीं भी, तो बच्चा वो काम और अच्छा से करेगा, बार बार करेगा। यानी एक बच्चा कोई आपको 1 गिलास पानी पिला दिया, आप उसको बोल दें बहुत अच्छा, वेरी गुड बॉय, तो क्या करेगा, दूसरा बार फिर से पानी ला के आपको पिला देगा यदि आपको जब ज़रूरत होगी। तो ये वहीं पर यदि कोई पानी पिलाया उसकी प्रशंसा आप नहीं करते हैं या उतना आपको उसने महत्व नहीं दिया, तो दूसरी बार वो क्या करेगा, हिचकेगा पानी लाने में। इस तरह से ये क्या है, तो वही काम करता है इस स्टेज में बच्चा, जिससे उसको क्या मिलता है, प्रशंसा मिलती है। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहार को उचित नैतिक मानते हैं जिनके लिए परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। कहीं से भी उसको प्रशंसा प्राप्त हो तो उसको लगेगा ये सही है, चाहे भले वो गलत काम हो, किसी भी काम के लिए। यानी बच्चा को आप जैसा बनाना चाहते हैं इस अवस्था में बनाते हैं, यानी उसके गलत काम के लिए प्रशंसा करेंगे तो बच्चा गलत काम ही करेगा। तो बच्चे को पता नहीं है कि गलत क्या है सही क्या है, बस उसको प्रशंसा मिल रहा है, इसका मतलब सही काम कर रहा है, इसीलिए लोग उसको एप्रिसिएट कर रहे हैं। इसके बाद है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का जो स्वरूप है समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। तो ये आप याद रखिएगा, जो इस अवस्था में जो आपका जो कन्वेंशनल स्टेज है, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है या परंपरागत अवस्था है, इसमें जो बच्चे का चिंतन है किसके ऊपर डिपेंड करता है, समाज और परिवेश के ऊपर डिपेंड करता है। यानी समाज और परिवेश बच्चा को जैसे सही बोलेगा तो वो समझेगा हाँ यही सही है, और बोलेगा ये गलत है तो वही कहेगा गलत है। तो इसके बाद है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ये भी इसी अवस्था में आता है कन्वेंशनल स्टेज में, यानी कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता। स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, तो कई सारे नाम हैं, याद रखना है। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। अब वह समाज के स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है, अर्थात इसमें क्या है, जो समाज में नियम बनाया गया है उसको समझने लगता है, उसको मानने लगता है कि हाँ ये नियम है। इसे जैसे मान लिया कहीं पर रेड लाइट है तो बच्चा समझ जाएगा कि यदि उसको तो सिखाया गया है कि रेड लाइट मीन्स स्टॉप है, तोड़ कर नहीं जाना है, इससे सज़ा मिल सकता है, तो बच्चा क्या करेगा, बताएगा या कहेगा कि नहीं जाना चाहिए, उसको मालूम है कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करना है।
ये इसी अवस्था में इस तरह की भावना उसमें उत्पन्न होती है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ये समाज के जो नियम है धीरे धीरे इस स्टेज में वो सीखने लगता है, उस नियम को तोड़ना नहीं चाहता है। इसके बाद आता है उसकी जो थर्ड स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, यानी उत्तर परंपरागत। ये होता है 13 वर्ष से ऊपर के बालकों के लिए, 13 वर्ष से जितना भी ऊपर चले जाए। इसमें डिसीजन खुद से ले जाते हैं, ना कि समाज के जरिए क्या सही है और क्या गलत है। यानी बच्चा अब खुद सोचने लगता है, खुद तर्क करने लगता है और खुद समझने लगता है उसको क्या करना है इस स्टेज में। और यही स्टेज है बच्चे के परिवर्तन। कुछ बच्चे जो हैं इसी स्टेज से अपने भविष्य को सोच करके बहुत अच्छे बन जाते हैं, और इसी स्टेज में क्या होता है वो गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं, उसको सही से यदि निर्देशित ना किया जाए तो। यानी ये 13 वर्ष की जो अवस्था है, इसके बाद की अवस्था बहुत ही क्या है बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी वो खुद तर्क करेंगे, सवाल करेंगे, कोई भी होगा उसके ऊपर कि आपने किया, हम क्यों ना करें, आपके लिए सही है, हमारे लिए गलत क्यों है। ये सारे सवाल इसी स्टेज में बच्चे करने लगते हैं। इसका भी 2 भाग हैं, सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन, जैसे सामाजिक अनुबंध उन्मुखता कहते हैं। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भलाई के लिए है। अगर वह किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। यानी वो क्या करते हैं, नियम तोड़ने में भी नहीं हिचकता है। यानी जैसे मान लीजिए कि रेड लाइट पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो अब क्या है, रेड लाइट पे एक्सीडेंट हो चुका है तो रेड लाइट को तोड़ना तो नियम के खिलाफ है। लेकिन यदि हम रेड लाइट तोड़ कर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाए तो व्यक्ति की जान चली जाएगी। अतः इसमें बच्चा क्या करेगा कि नियम को तोड़ दो, बाद में देखा जाएगा जो होगा। यानी नियम को वो तोड़ देता है और व्यक्ति की जान बचा लेता है। यानी दूसरे के भलाई के लिए नियम तोड़ना पड़ते, किसी के जान बचाने के लिए नियम तोड़ना है तो वो क्या करेगा, तोड़ देगा। तो इस तरह से इसमें इस तरह की भावना होती है, इसी को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशंस। इसके बाद है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशंस, यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। ये लास्ट जो है 6 नंबर है इस चीज़ में। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपने जान पर भी खेल जाते हैं। यानी इसमें जो है बच्चा खुद सोचने लगता है, उसका खुद दूसरे क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। इस एज में आते आते उसके मम्मी पापा के बात भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो खुद सोचने लगता है कि क्या उसके लिए सही है क्या गलत है। भले वो सही हो गलत हो ना हो, लेकिन वो ऐसा सोचता है। तो यही बोला गया कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरे के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाए। जैसे उसके दोस्त हो गए, यानी उसको दोस्त बहुत अच्छा लग रहा है तो दोस्त के लिए कुछ भी करेगा, जो उसको अच्छा लग रहा है उसके लिए कुछ भी कर सकता है, समाज के लिए कर सकता है। समाज में उसको जो कुछ अच्छा लग रहा है वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करेगा इस अवस्था में आने के बाद। तो ये उसके लिए क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था था जो आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है। इसी में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो बच्चे हैं इसी अवस्था से अपना जो व्यवहार परिवर्तन कर लेता है, यानी अच्छा बच्चा बुरा बन जाता है, बुरा बच्चा अच्छा बन जाता है इसी अवस्था में आने के बाद। और तर्क भी करने लगता है अपने मम्मी से, पापा से, अगल बगल जो भी है, टीचर से, इसी अवस्था में आने के बाद। तो पहली अवस्था में क्या करता है, वो तो डरता है, बच्चा सीखता है। दूसरी अवस्था में वो प्रशंसा के लिए काम करता है और समाज के जो प्रशंसा उसको मिल रहा है अगल बगल से उसके लिए। और तीसरी अवस्था में उसका खुद का चिंतन होता है। यही था उसका 3 स्टेज, जो कोहेलबर्ग का 3 स्टेज था। 3 स्टेज का जो सब स्टेज था वो 6 था। 6 के बारे में हम लोगों ने देखा। और आपके लिए जो शब्द है, ये शब्द के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। इसी के ऊपर आपका क्या रहता है, क्वेश्चन आंसर रहता है और इसी के ऊपर पूछा जाता है किस स्टेज में बालक क्या करता है, ऐसा कर रहा है तो वो कौन सा स्टेज में पड़ेगा। तो कोहेलबर्ग जो नियम दिए तो उसकी आलोचना भी हुई। बहुत सारे जो है मनोवैज्ञानिक हैं, सभी अपना अपना नियम देते हैं, उसमें कुछ त्रुटियां होती है, उसकी आलोचना भी होती है। तो सही है गलत है ये फैसला करना होता है। तो कोहेलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना हुई। इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन, ये आपको रखना है, यदि ज़्यादा ही कठिन हुआ तो यहाँ से पूछेगा, कैरोल गिलिगन ने की थी। किसने किया था, कैरोल गिलिगन ने किया था। उन्होंने तर्क दिया कि कोहेलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी। यानी कोहेलबर्ग जो एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे बच्चों को लेकर के, लड़कों को लेकर एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद भी एग्जाम्पल दिए, उसमें लड़के काम कर रहे हैं, उसको क्या डिसीजन लेना है नहीं लेना है, महिलाओं को उसमें ज़्यादा तो शामिल नहीं किया गया। इसलिए बोला गया कि महिलाओं की कम प्राथमिकता दी है। इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार जो होता है जस्टिस है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है। यानी यहाँ पर भी भेदभाव किया गया है, बताया गया पुरुष जो
कोई भी नैतिकता का आधार मॉरलिटी है तो जस्टिस, यानी कोई काम कर रहा है तो तुरंत वो जस्टिस कर देगा, जबकि महिलाएं क्या करती है उसको केयर के यानी देखभाल के दृष्टि से देखती है। मान लीजिए कोई बालक है, रास्ता में आप जा रहे हैं, कोई बालक क्या किया, कुछ गलती कर दिया, वहीं पर पुरुष वर्ग मान लो चोरी कर लिया, कुछ कर लिया, गलत काम किया, तो पुरुष वर्ग क्या करेगा, बालक को पकड़ेगा, डांटेगा, थप्पड़ मारेगा और वहीं पर मामला क्या करेगा, चलता देगा, यानी जस्टिस तुरंत वहीं पे कर दिया। और यदि वहीं पे एक महिला है, उसने पकड़ लिया तो क्या करेगी, यहाँ वो रोकेगी, समझाएगी, बुझाएगी। तो इस तरह से क्या है, कोहलबर्ग ने व्याख्या दिया, जिसके अनुसार से क्या उसको कहा था कि केयर, यानी क्या ये उनके अनुसार ये गलत है। मेल एंड जो फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर के डिफरेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, यानी मेल और फीमेल का जो रीजनिंग होता है कल्चर के अनुसार बदलता है। हर देश का कल्चर अलग है, हर समाज का कल्चर अलग है, उसमें जो महिलाओं का जो व्यवस्था है, पुरुषों की जो व्यवस्था है वो अलग अलग है, तो उसका थिंकिंग भी अलग अलग होगा। इन सब चीज़ों को उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि कौन क्या सोच सकता है, कहाँ पे एक्सपेरिमेंट। शुरू में ही जैसे मैंने बताया आपको, उसके आप जो मनोवैज्ञानिक है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है ये आपको याद रखना है, क्योंकि वहीं पे वो एक्सपेरिमेंट करेगा, उसी देश का कल्चर पे वो एक्सपेरिमेंट करेगा। तो यही गिलिगन ने उनमें निकाला कि मेल और फीमेल की मोरल रीजनिंग है, कल्चर के डिफरेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, यानी कल्चर बदलेगा तो मोरल जो रीजनिंग है वो भी बदलेगा, महिलाओं की अलग होगा, पुरुषों का रीजनिंग अलग होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, अलग अलग परिवेश में रह रहे हैं, अलग अलग कल्चर में क्या होता है, दोनों के लिए अलग अलग नियम बनाए जाते हैं। ये था उनका कुछ जो आलोचना है कोहलबर्ग का, ये किया गया। तो आपने देखा कि कोहलबर्ग जो है उसने क्या सिद्धांत दिया, उसके क्या उप सिद्धांत है, ये नाम अच्छा से आपको याद रखना है, और इसी के ऊपर आपके क्या होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनते हैं। यदि आप ये वीडियो अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो इससे जो रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आप आसानी से दे पाएंगे। धन्यवाद।